Good morning, viewers. Now today's topic is dacrocystitis. First of all, we want to discuss about its definition. So, dacrocystitis है क्या? तो dacrocystitis जो है वो एक आई डिजीज होती है, मतलब एक आँख के अंदर होने वाला एक विकार होता है, जिससे इसका नाम ही डिनोट कर रहा है डैक्रोसिस्टाइटिस। मीन्स डक्ट जो होता है आइस के अंदर, जो डक्ट होता है उसके अंदर कोई ना कोई ऐसे पैथोलॉजी होती है जिसकी वजह से इन्फेक्शन या फिर हम कह सकते हैं इन्फ्लामेशन डेवलप होता है, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है रिलेटेड टू आई, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू टेल अबाउट इट्स डेफिनेशन. So what is dacrocystitis? So dacrocystitis is nothing but the inflammation of lacrimal duct, ठीक है। ये जो आपका lacrimal duct होता है किसी भी तरीके से इन्फ्लामेशन होता है, और उस इन्फ्लामेशन की वजह से अगर आपका डक्ट के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, फिर वो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है कोई फॉरेन बॉडी हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपके जो डिस्चार्जेस हैं वो डेब्रिस के साथ मिलके जो डक्ट है उसको उसकी नैरोइंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर जो सिक्रेशंस है आई का वो प्रॉपर फ्लो आउट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि केवल लैक्रिमल डक्ट का ही वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। जिसमें मैंने इसकी डेफिनेशन बताई कि डैक्रोसिस्टाइटिस इज नथिंग बट द इन्फ्लामेशन ऑफ द लैक्रिमल डक्ट, और यू कैन से नेजोलैक्रोमियल डक्ट, ठीक है, मीन्स नेजल प्लस लैक्रिमल डक्ट, ठीक है। इन दोनों का जहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, मतलब डक्ट का जो पाथवे होता है अगर वो किसी भी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट होता है, फिर वो हो सकता है उसकी इटियोलॉजिकल जो भी फैक्टर, जो भी कोजेज हो, वो रिलेटेड टू आई हो या फिर रिलेटेड टू आपके नोज हो। तो इन दोनों में से किसी भी वजह से अगर आपका लैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो आपकी जो कंडीशन डेवलप होती है दैट इज, आप जो डायग्नोसिस बना दें दैट इज डैक्रोसिस्टाइटिस, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बात करते हैं इसकी कॉजेज की। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये आइज से रिलेटेड पैथोलॉजी भी हो सकती है और नोज से रिलेटेड भी हो सकती है। तो नोज के अंदर जो मेनली इसकी जो पैथोलॉजी डेवलप होती है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉमन है, ठीक है। तो एक तो जिस भी पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है, जो राइनाइटिस की प्रॉब्लम्स अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा रहती है, जैसे बार बार जुकाम आना, छींके आना है ना पर्टिकुलर सीजन के अंदर, नेजल से डिस्चार्जेस रहना, इस तरीके की अगर दिक्कतें अगर किसी पेशेंट को रहते हैं तो उनमें डैक्रोसिस्टाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू हेल्दी पर्सन, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो किसी को डीएनएस की प्रॉब्लम है, डीएनएस मीन्स हमारा जैसे नोज होता है, नोज का जो सेप्टम होता है वो जैसे स्ट्रेट होता है जनरली, ठीक है। अगर वो डीएनएस मीन्स डेविटेड नेजल सेप्टम, अगर ये जो सेप्टम होता है ये आपका कंजेनाइटली या फिर मान लो कोई भी ट्रोमेटिक इंजरी हो गई है उसकी वजह से अगर ये सेप्टम जो है किसी एक साइड की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट होता है, ठीक है, उसके ज़्यादा डाइवर्शन होने की वजह से क्या होता है, आपके जो डक्ट होता है उस डक्ट के ऊपर किसी ना किसी तरीके से प्रेशर पड़ता है, और जो उसका एक नॉर्मल फ्लो था वो नॉर्मल फ्लो ना होके थोड़ा सा एबनॉर्मल यानी कि नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस एज कम्पेयर टू ए नॉर्मल पर्सन ज़्यादा हो जाते हैं। थर्ड वन इज पॉलिप। पॉलिप की वजह से भी पेशेंट जो है वो उसको डैक्रोसिस्टाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। पॉलिप क्या होता है, नेजल के अंदर एक हल्की सी वेस्कुलर ग्रोथ होती है, ठीक है, जो जिसकी वजह से जनरली एपिस्टेक्सिस की मतलब एज ए सिम्टम जो होता है वो आपको नेजल ब्लीड वगैरह भी ऐसे पेशेंट को जनरली होता रहता है, हल्का फुल्का अगर प्रेशर अगर उसके ऊपर एक्सर्ट होता है तो, ठीक है। तो इस तरीके की अगर नोज से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी पेशेंट को रहती है तो ऐसे पेशेंट के अंदर जनरल के कंपैरिजन में ऐसे पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटेड टू आई। तो आई के अंदर क्या चीज़ रहती है, तो आई के अंदर भी सबसे मेन जो बेसिक रहती है दैट इज़ अगर किसी पेशेंट को रेगुलर कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर डैक्रोसिस्टाइटिस होने के चांसेस बिल्कुल रहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, अगर किसी भी वजह से अगर आपके आई के अंदर बैक्टीरिया लॉजेस हो गए हैं, बैक्टीरिया में भी मेन जैसे मान लो स्टेप्टोकोकस हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया, ठीक है, या फिर माइकोबैक्टीरियम वगैरह हो गई, ठीक है, इनमें से अगर कोई भी अगर आपकी आइज़ के अंदर किसी भी वन ऑफ द मेन कोज की वजह से अगर आपकी आइज़ के अंदर हैं प्रेजेंट तो वो भी ये कंडीशन डेवलप कर सकते हैं।
ठीक है। अनदर वन इज पुअर हाइजीन। पुअर हाइजीन मतलब हम ठीक तरीके से अपनी आंखों को वॉश आउट नहीं कर पा रहे हैं, मान लो किसी पॉल्यूटेड एरिया में है, ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर केयर अगर नहीं हो पा रही है तो उसकी वजह से भी हम लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मेनली ये जो कंडीशन होती है ये बच्चों के अंदर ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं एडल्ट के अंदर नहीं होती, ओल्ड एज और बच्चों के अंदर ये चीज़ें, ये जो प्रॉब्लम है ये देखने को ज़्यादातर मिलती है, ठीक है, क्योंकि बच्चों के अंदर ये जो डक्ट होता है इसकी जो ओपनिंग होती है वो थोड़ा लेट होती है, और दूसरा जो हाइजीन वाला इशू है। नेक्स्ट ओल्ड एज में किस लिए पाई जाती है, क्योंकि ओल्ड एज के अंदर जैसे हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी एज प्रोग्रेस होती है वैसे वैसे क्या होता है कि जो लैक्सिसिटी होती है डक्ट की वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, ठीक है, जिस वजह से पेशेंट को ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अनदर वन इज साइन एंड सिम्टम। तो साइन एंड सिम्टम की अगर बात करेंगे तो सबसे मेन अगर आपको साइन दिखेगा दैट इज स्वेलिंग, ओके। तो स्वेलिंग आपको अलग से दिखेगी, आपको जो लोअर आईलिड है, ये जो लोअर आईलिड है यहाँ पे आपको रेडनेस दिखाई देगी, रेडनेस दिखाई देगी और स्वेलअप दिखाई देगा ये एरिया, ठीक है, ये स्वेलिंग दिखाई देगी। ये स्वेलिंग माइनर भी हो सकती है और मेजर भी हो सकती है, ओके। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि सेलुलाइटिस की कंडीशन भी डेवलप हो जाती है, कई बार अगर क्रोनिक कंडीशन हो जाती है तो सेलुलाइटिस भी यहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो सेलुलाइटिस वाला पेशेंट जो होता है एज कम्पेयर टू डेक्रोसिस्टाइटिस आपको पेन की और बर्निंग सेंसेशन की कंप्लेन ज़्यादा देता है, ठीक है। तो ये सब है। नेक्स्ट इसके जैसे टाइप्स के अकॉर्डिंग भी कुछ साइन सिम्टम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसके जनरली जो है वो क्लासिफिकेशन इस तरीके से की गई है कि डेक्रोसिस्टाइटिस फर्स्ट वन इज कंजेनाइटल, अनदर वन इज एक्वायर्ड। सो अगर एक्वायर्ड अगर किसी को है तो एक्वायर्ड में से भी फर्दर की गई है, फर्स्ट वन इज एक्यूट, अनदर वन इज क्रॉनिक। तो एक्यूट और क्रोनिक आपकी किसके रिगार्डिंग की गई है, रिलेटेड टू ड्यूरेशन, मीन्स विद इन 3 वीक्स, ठीक है, विद इन 7 days मीन्स एक्यूट, विद इन 7 days मीन्स एक्यूट, और आफ्टर 7 और यू कैन से आफ्टर 15 days, या फिर कुछ कंडीशंस में हम लोग आफ्टर 3 weeks, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आफ्टर 15 days अगर कोई इस तरीके की पैथोलॉजी है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि रिकरेंट होती रहती है, मान लो अभी हो गई फिर सबसाइड हो गई, फिर कुछ टाइम के बाद फिर से हो गई, फिर सबसाइड हो गई, इस तरीके से, ठीक है, तो वो हम रखेंगे उसको क्रोनिक के अंदर, ठीक है। तो अगर क्रोनिक वाला अगर पेशेंट आपके पास आता है तो ऐसा पेशेंट के क्या होगा कि म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज भी आइस के अंदर से होता है। जैसे ही पेशेंट जो होता है वो कैंथस को, पंक्टम को धीरे 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 ऐसे प्रेस करता है ना, तो आइस से कई बार पस भी बाहर आउट आता है, ठीक है, बाहर आपको दिखाई देता है, पेशेंट फील करता है, ठीक है। तो इसके अलावा पेशेंट को पेन होता है, ठीक है, डिस्चार्जेस मैंने आपको बता दिया, रेडनेस मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी, ठीक है। पेशेंट को हो सकता है कि वाटरिंग, मतलब डिस्चार्ज हल्का फुल्का वाटर डिस्चार्ज स्टार्टिंग फेज में, एक्यूट फेज के अंदर वाटर डिस्चार्ज भी अगर पेशेंट को रह सकता है, ठीक है। विजन के अंदर डिस्कम्फर्ट होगा, माइल्ड हेडेक रहेगा, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम जो है वो पेशेंट को हो सकती है। सो नेक्स्ट इज डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस आप फर्स्ट वन इज हिस्ट्री टेकिंग आप उसकी लेंगे। नेक्स्ट लोकल एग्जामिनेशन। लोकल एग्जामिनेशन में से जब कई बार आप पेशेंट को देखते हैं तो आप देखते ही आपको आइडिया लग जाता है कि पेशेंट एक्यूट है या क्रोनिक है, क्योंकि वो सीवियरिटी डिपेंड करती है कि रेडनेस जो है उसका कलर कैसा है, मीन्स ब्राइट रेड है या फिर रेड विथ ब्राउनिश है, रेड विथ ब्लैकिश है, जो ओवरलैपिंग जो स्किन है जो उसको कवर कर रही है स्वेलिंग को, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, वो थिक है या फिर थिन है, टेम्परेचर वहाँ पे कितना है ना, लोकली जब आप उसको टच करते हैं तो ये चीज़ फील हो जाती है, ठीक है। तो लोकल जब उसका एग्जामिनेशन करते हैं और साथ में जब उसको आप पैल्पेट करके देखते हैं तो उससे आपको आइडिया ये भी हो जाता है कि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन जो है वहाँ पे कोई लिथ फॉर्मेशन तो नहीं है, या फिर एक मतलब सॉफ्ट जो स्वेलिंग है वो जनरल डेब्रिस यानी कि सॉफ्ट फॉर्मेशन टिश्यूज़ की ही कलेक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको लोकल एग्जामिन कर सकते हैं। साथ में आप लोग स्लिट लैप एग्जामिनेशन की तरफ जा सकते हैं, जैसा कि जो माइक्रोस्कोपिक जो एग्जामिनेशन होती आएगी उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको उसके अंदर भी अगर कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं दिख रही है, अगर मान लो आपको डक्ट उसमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कि ब्लॉकेज कहाँ हो सकती है मान लो, ठीक है, तो उसके बाद आप सीटी वगैरह करा सकते हैं, ठीक है, सीटी के लिए जा सकते हैं, या फिर आप फ्लोरेसेंट यानी कि डाई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब एडवांस कब यूज़ करेंगे, जब हमें लोकली या फिर स्लिट लैम्प की हेल्प से हमें
डायग्नोज नहीं हो पाए कि भाई डक्ट में एक्चुअल ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे है। नहीं तो जनरली जो केसेस होते हैं उनमें मैक्सिमम स्लिट लैम्प तक हमें पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उससे हेल्प नहीं मिलती तो फिर हम डाई का यूज़ कर सकते हैं या फिर सीटी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले तो ये है कि आपका वहाँ पे एब्सेस फॉर्म हो सकती है, लैक्रिमल डक्ट के अंदर एब्सेस फॉर्म हो सकती है, आपको मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मान लो वो जो भी इन्फेक्शन है वो ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो मेनिंजाइटिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। या फिर अगर मान लो क्रोनिक केसेस है, बार बार आपकी रिकरेंट अगर कोई भी चीज़ हो रही है ना, कलेक्शन हो रही है, फिर आप उसको ड्रेन कर रहे हैं, फिर से कलेक्शन हो रही है, फिर से ड्रेन कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपको वहाँ पे साइनस फॉर्मेशन हो सकती है। लैक्रिमल जो है, लैक्रिमल डक्ट जो है वहाँ पे साइनस की भी फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो पेशेंट को डेवलप हो सकती हैं अगर उससे प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दिया जाए। नेक्स्ट वन इज ट्रीटमेंट। सो जैसा कि ट्रीटमेंट में मैंने बताया कि अगर बेसिक की अगर हम बात करें तो सबसे बेसिक तो ये होता है कि हम उसको हॉट पैड से सेकने के लिए बोलेंगे ऐसे पेशेंट को, ठीक है। कॉटन का कोई भी पीस उसको पर्टिकुलर गर्म पानी के अंदर भिगो के अच्छे से आँख के ऊपर रखा जाए और धीरे धीरे अंगूठे से क्या किया जाए, ये जो डक्ट जहाँ पे भी स्वेलिंग है वो धीरे धीरे इस तरीके से मसाज की जाए जहाँ पे भी वो स्वेलिंग होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे जैसे वो उसको मसाज करते हैं, हॉट रखने से क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर पार्ट होता है, जो सेल्स टिश्यूज होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, और मसाज करने से धीरे धीरे वो जो डक्ट है उसकी ओपनिंग होती है और वो जो भी डेब्रिस है वो धीरे धीरे रिमूव आउट होती है। मीन्स आपका जो डक्ट है, आपका जो पंक्टम है वो क्लियर आउट हो जाता है। तो अगर नॉर्मल केसेस है तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लो डिस्चार्जेस ज़्यादा हैं ना, पेशेंट को प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो आप उसके साथ साथ एंटीहिस्टामिन्स यूज़ कर सकते हैं। अगर रिलेटेड टू नोज प्रॉब्लम है, एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो भी आप एंटीहिस्टामिन्स और नेजल डिकंजेस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे आजकल नेजल स्प्रे वगैरह भी आए हुए हैं, है ना, वो सब हम सिम्टम्स को सबसाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम उसको डायग्नोस्टिक के साथ साथ एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में भी रखते हैं, दैट इज़ प्रोबिंग, ठीक है। डक्ट जो है उसकी प्रोबिंग की जाती है, ठीक है ना, तो वो डायग्नोस्टिक टूल भी माना जाता है। और साथ में क्योंकि अगर ऑब्स्ट्रक्शन कम होती है तो आपकी वो प्रोबिंग करने से भी ओपन हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको दोनों के अंदर ही रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो आपकी ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो डक्ट के अंदर अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, मीन्स आपकी प्रोबिंग से या फिर आपके नॉर्मली एंटीबायोटिक्स से, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करेंगे। वो एंटीबायोटिक्स आप लोग ऑफ्लॉक्स से लेके और क्लेवम तक एज पर डिस्चार्ज, जैसे अगर मान लो आपका म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज अगर आई से आ रहा है तो आप उसका कल्चर करा सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म वहाँ पे एक्टिव है, तो उसी के हिसाब से आप उसका एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, सो अगर मान लो ये सब करने से भी, बेसिक करने से अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं सोल्व हो रही है, मीन्स डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा है, वो इन सबसे क्लियर आउट नहीं हो पा रहा है, सो नेक्स्ट ऑप्शन इज टू ओपन द डक्ट, ठीक है। तो अगर हम डक्ट को ओपन करेंगे तो उसका नाम सर्जरी का क्या होगा, दैट इज डेक्रोसिस्टेक्टमी, ठीक है। अगर हम डक्ट ओपन करते हैं दैट इज डेक्रोसिस्टेक्टमी। और लैक्रिमल डक्ट के साथ साथ अगर वो नेजल अप्रोच के थ्रू जाता है, ठीक है, नेजल भी अगर उसके अंदर इन्वॉल्व होता है तो दैट इज डेक्रोसिस्टोराइनोटोमी, ठीक है। तो ये कुछ सर्जरीज हैं जो अगर मान लो एडवांस केसेस के अंदर अगर कुछ ज़्यादा ही किसी ग्रोथ की वजह से अगर मान लो डक्ट बार बार ब्लॉकेज हो रही है, पेशेंट को रिकरेंट प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट एक्यूट एंड क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में डाल के क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द टॉपिक, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।